हेलो भाई, मेरा नाम सौरभ है। तो टॉपर प्लस 01 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मेरा लेक्चर थ्री है। आप लोग जान रहे हैं कि वास्तविक संख्या चल रही है, जिसका लेक्चर थ्री आज है। ठीक है, उसमें आप लोगों को अंक, संख्या और वास्तविक संख्या ये सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आगे क्या करना है, तो आगे नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, तो अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय क्या होता है? देखिए, एक से बड़ी भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसे तो एक से बड़ी भाज्य संख्या कहने का मतलब क्या? भाज्य संख्या तो स्टार्ट ही होती है चार से। कहाँ से स्टार्ट होती है? चार से स्टार्ट ही होती है। तो कहने का मतलब कि जो भाज्य संख्या है या कोई भी संख्या हो, ठीक है, जो एक से बड़ी हो, चार हो, पाँच हो, 10 हो, 12 हो, उसको हम एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। संख्या कुछ भी हो, लेकिन जब हम उसको तोड़ेंगे तो एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूटेगा। ठीक है, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे। अगर चार से बड़ी कोई संख्या, जैसे हम ले लेते हैं 12। 12 एक संख्या है, ठीक है, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? दो, दो और तीन। दो गुना तीन, ठीक है। इसी प्रकार से दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 होती है। ठीक है, 12 एक क्या है? तो 12 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, 12 एक भाज्य संख्या है, जिसमें अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा गुणनखंड? तो 12 को तोड़ेंगे तो दो गुना तीन, ठीक है, दो दूनी चार तिया 12। तो अब देखेंगे कि प्रत्येक ये जो इसका गुणनखंड किया गया है, इसका गुणनखंड किया गया है 12 का, वो किस प्रकार से किया गया है? दो गुना तीन। दो क्या है? दो क्या है? तो दो एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। दो एक अभाज्य संख्या है। तीन भी एक अभाज्य संख्या है। अगर हम 12 को अदर लेते हैं, जैसे हम लिए, मान लिया जाए 15 लिए, ठीक है, 15 को भी अगर हम तोड़ते हैं, 15 को भी तोड़ते हैं, तो क्या हम तोड़ेंगे? तीन गुना पाँच, तीन गुना पाँच। तो तीन भी एक, अब देखेंगे कि एक 15 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से भी कट रही है, तीन से भी कट रही है, एक से भी कटती है, तीन से भी कटती है, पाँच से भी कटती है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो दो या दो दो या दो से अधिक संख्या से, अपने आप से भी, एक से भी और भी संख्या से कटे, उसी को तो हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या ये हो गया भाज्य संख्या जो कि एक से भी कट रही है, तीन से भी कट रही है, पाँच से। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, तीन, तीन भी एक अभाज्य संख्या है और पाँच भी एक अभाज्य संख्या है। यही है प्रोसेस। तो यही है गणितीय आधारभूत प्रमेय कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो जो एक से बड़ी हो और भाज्य संख्या हो, उसको हम एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही था अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। यही था अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में हम अभी तुरंत बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सीखना है, जो कि वास्तविक संख्या में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एलसीएम तथा एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। देखिए, हम इसको किस किस प्रकार से करते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय हम पढ़ा दिए हैं, वही एक अभाज्य गुणनखंड का ही रूप है। जैसे देखिए, हम लिए 120, इसका अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं? दो, दो से दो छक्का 12, 60, दो से 30, दो से 15, तीन से 5 और 5 से एक मरतबे, तीन पचे 15 और 5 एकम 5। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? दो का पावर एक, दो, तीन, यानी दो के पावर तीन गुना तीन के पावर एक, या नहीं भी लिख सकते हैं
और 5 की पावर 1 या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से किया जाता है, यही जो है ये अभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका है। और इसी प्रोसेस से हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीखना है। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से आसानी से समझ लेते हैं। समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पैंतालीस तथा 120, 45 तथा 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड होती है क्या, 45 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 120 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। दोनों का करते हैं। तो ये 3 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5 और 5 से 1 मरतबे में। अगर 2 से देखें तो 60 मरतबे में, 2 से 60 30 मरतबे में, 3 से अगर 2 से भी फिर भी लगेगा तो 2 से 30 को हम 15 लगा सकते हैं, 3 से 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुना 3 गुना 5, और इसको 120 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और इजली तरीका से सीखेंगे एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाए। चलिए हम पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। चलिए उससे हम लोग को मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एचसीएफ क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इंग्लिश वर्ड है, पर यहाँ पे आपको इजीली तरीका से समझ में आएगा क्या होती है, ठीक है। जैसे 45 में हम 3 5 3 3 5 है, ठीक है। और इसमें भी वही देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है, कौन सा संख्या जो है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो देखेंगे 3 यहाँ भी एक मिल रही है और 3 इस वाली संख्या में भी मिल रही है, ठीक है। और 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है। तो एचसीएफ यही हो जाता है कि जो दोनों में मिले, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया, तो दोनों में कौन कौन मिल रहा था, 3 मिल रहा है और दोनों में 5 मिल रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा कितना, एचसीएफ बराबर 5 दिया 15, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ मेरा 15 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। एचसीएफ तो निकल गया, अब एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड तो हम कर लिए हैं, 3 के पावर कितना है ये 2 गुना 5, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसमें भी देखेंगे तो 2 के पावर कितना है 3 और 3 गुना 5। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे देखते हैं कि इसमें जो दोनों में तो है कौन कौन सा संख्या, वो पहले लिख लेते हैं। तो ये जो दोनों संख्या में जो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें कौन कौन से संख्या प्रेजेंट है। तो सबसे देखेंगे पहले कि 2 भी प्रेजेंट है इसमें, 3 भी प्रेजेंट है इसमें और 5 भी प्रेजेंट है इसमें। इसमें अगर पूरा में देखा जाए ओवरऑल तो 2 3 और 5 यही 3 संख्या टोटल में उपस्थित है, ठीक है। पहला स्टेप एलसीएम में तो यही उठाना है, और दूसरा क्या करना है कि अब देखना है कि दो दो का जो घात है, दो का जो पावर है वो सबसे ज्यादा किस में है। तो दो का पावर इसमें तो दो का पावर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें पावर है, दो का पावर कितना है 3, तो दो का मैक्सिमम पावर 3 है, यानी मैक्सिमम पावर को उठाना है। 3 में देखेंगे तो 3 का मैक्सिमम पावर इसमें एक ही है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम पावर 2 को उठाएंगे। इसमें अगर देखा जाए 5, तो 5 का पावर एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, यानी कि मैक्सिमम पावर एक ही है, तो ये हो गया एक। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम 2 के क्यूब 8 हो जाएगा और 3 तिया 9 और गुना 5, या यानी 8 9 72 और 72 बचे 360।
तो ये हो गया LCM, और ये LCM हो गया, ये HCF हो गया और ये LCM हो गया भाई। यही है प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करने का। ठीक है, इतना अगर फिर से अगर नहीं समझ में आया हो तो हम फिर से इसी को रिपीट कर देते हैं। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना है। तोड़कर इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तोड़ के हम लिख दिए यहाँ पे, और देखना है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो HCF हो जाएगा, और जो दोनों में तो जो टोटल संख्या मौजूद हो इसमें अभाज्य गुणनखंड में उसको लिख देना है, और उसी का मैक्सिमम पावर जो जो हो उसको गुना कर देना है, वही LCM हो जाएगा। ठीक है, वही LCM हो जाएगा। तो अब इसके बीच कुछ और भी है कहानी, उसको आगे हम देखते हैं क्या है। चलिए, चलिए भाई, हम लोग तो LCM निकालना सीख गए, LCM भी निकालना सीख गए और HCF निकालना सीख गए। LCM भी निकालना सीख गए और LCM भी निकालना सीख गए। तो इसमें दोनों में संबंध होती है कि LCM अगर कोई संख्या A है और कोई संख्या B है, ठीक है, दो संख्या है A और B, कोई दो संख्या है, तो दोनों संख्या का कुछ ना कुछ तो LCM होगा। अगर दोनों संख्या का हम निकालें कि दोनों संख्या का LCM, दोनों संख्या का LCM, ठीक है, फिर दोनों संख्या का HCF, दोनों संख्या का HCF, ठीक है, दोनों संख्या का LCM और दोनों संख्या का HCF, ये जो दोनों का गुणनफल होगा वही जो होगा जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से हम इसी बात को रिपीट करते हैं। क्या होता है कि दो संख्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि 30 और 40 कोई संख्या है, ठीक है, 30 और 40 कोई संख्या है, और यही दोनों का जो LCM होगा, ये दोनों का जो LCM करेंगे यहाँ पे, ये दोनों का जो LCM करेंगे और यही दोनों का जो HCF करेंगे, यही दोनों का HCF करेंगे, HCF, तो LCM और HCF यही दोनों का गुणनफल ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। पहले इसको फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, तो यानी A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दोनों का HCF और दोनों के LCM के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये तीन गो में जैसे LCM भी दिया हो, HCF भी दिया हो और एगो संख्या दिया हो, तो अगर पहली संख्या निकालना हो तो HCF गुना LCM और बट्टा में आ जाएगा क्या, दूसरी संख्या। ठीक है, और यही अगर देखा जाए दूसरी संख्या निकालने के लिए दिया हो तो HCF गुना LCM बटा पहली संख्या हो जाएगा, जहाँ A बराबर हम मान सकते हैं A बराबर है क्या, पहली संख्या, A बराबर पहली संख्या, A बराबर पहली संख्या और B बराबर होता है दूसरी संख्या, B बराबर दूसरी संख्या, A बराबर पहली संख्या और B बराबर दूसरी संख्या। तो देखिए इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन एक लिख देते हैं यहीं पे। यदि दो संख्याएं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे वो हम बता दे रहे हैं। यदि दो संख्याएं 40 तथा 120 हो, यदि दो संख्या 40 तथा 120 हो यह है तथा उनका लसा ससा, यानी लस्सा बोल सकते हैं उनको, लस्सा
120 है तो मासा ज्ञात करें। मासा ज्ञात करें। ये मासा और लासा में दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। एचसीएफ को बोलते हैं मासा और एलसीएम को बोलते हैं लासा। एलसीएम को बोलते हैं लासा, ठीक है। एचसीएफ को बोलते हैं मासा और एलसीएम को बोलते हैं लासा। तो दो संख्या दिया हुआ है, देखिए एक संख्या है 40 और दूसरी संख्या 120, यानी कि एक संख्या कोई है जो 40 दिया हुआ है, दूसरी संख्या है जो 120 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें और क्या दिया हुआ है, तो देखा जाए तो एलसीएम दिया है, दोनों का एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो 120 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ज्ञात कुछ करना है तो एचसीएफ ज्ञात करना है हमको। एचसीएफ कितना होगा, मासा ससा क्या होगा। तो ये फार्मूला बताए थे कि दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा। एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा यहाँ तो बता दिए। तो बस इसको कुछ करना नहीं है, चार गो में से किन्हीं तीन ही दिया हुआ रहेगा, एक को निकालना रहेगा। चार में से तीन दिया रहेगा और एक निकालना रहेगा। जैसे यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ को हम क्या करेंगे, यहीं से देखिए, यहीं से ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम होता है, ठीक है। ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम होता है। तो ए और बी दिया हुआ है, ए 40 दिया हुआ है, बी 120 दिया हुआ है। एच सी एफ निकालना है तो एच सी एफ को एच सी एफ लिख देंगे। एल सी एम दिया हुआ है 120, एलसीएम कितना दिया हुआ है 120। तो हमको एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ निकालना है तो क्या करेंगे, 40 गुना 120, और 120 नीचे आ जाएगा, गुना में है तो भागा में, और इधर बच जाएगा एच सी एफ। अब यहाँ 120 से 120 खत्म हो गया, तो मेरा एच सी एफ कितना आ जाएगा, एच सी एफ आ जाएगा 40। इसी प्रकार से, ठीक है भाई। तो ये एक क्वेश्चन था, ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन की टेक्निक और भी बता देते हैं कि जैसे दो संख्या रहेगा, ऐसे रहेगा कि यदि कोई दो संख्या हो, या फिर कोई एक संख्या दिया होगा कि माना कि दो संख्याओं का लास्ट एलसीएम 120 है, जिसमें पहली संख्या 40 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से रहेगी। फिर रहेगा कि ये दो संख्याओं का एचसीएफ 40 है, उनमें एक संख्या इतना है तो उसका दोनों संख्या इतना है तो उसका एलसीएम ज्ञात करें। मतलब कि ये चारों संख्याओं को घुमा फिरा कर दे सकता है। तो ये तो इजी था। हाँ, तो ये तो इजी था। तो टोटल अब फिर से अगर एक बार रिकॉल करवा देते हैं जो जो हम पढ़वाए हैं, ठीक है। जो जो हम पढ़ाए हैं वो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जो आप पढ़े हैं बस उसको ध्यान में रखें, बस अब रिकॉल ही करेंगे। रिकॉल सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय क्या होता है, तो एक से बड़ी जितने भी भाज्य संख्याएं होते हैं उनको हम अभाज्य गुणनखंड की एक विधि के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जितने भी भाज्य संख्या होते हैं उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया। दूसरा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले होता है कि एचसीएफ क्या और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं में मौजूद हो, यानी कॉमन हो, ठीक है, वो हो गया। और लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी, मतलब कि एलसीएम ज्ञात करने का एक तरीका है। लीस्ट कॉमन फैक्टर तो इसका सिर्फ फुल फॉर्म हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सीख रहे थे। तो क्या है, तो सबसे पहले दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन चुनना है, ठीक है। दोनों में कॉमन चुनना है, दोनों में जो संख्या कॉमन होगी वही एचसीएफ हो जाएगा। और दोनों में फिर देखना है, उसका अभाज्य गुणनखंड के बाद देखना है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दोनों संख्याओं में ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या मौजूद है। एलसीएम में जो जो संख्या मौजूद है उसको पहले हम लिख लेंगे, जो जो संख्या मौजूद है उसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। और जो संख्या लिखने के बाद तब देखेंगे कि संख्या में जो हाईएस्ट फैक्टर है, इसका जो हाईएस्ट घात है, सॉरी फैक्टर नहीं, हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम घात वो कितना कितना है। अगर तीन संख्या है और तीनों संख्याओं में एक का मैक्सिमम घात जितना है वो लिख देंगे, दूसरे का मैक्सिमम घात जो है वो लिख देंगे, तीसरे का मैक्सिमम घात जितना है वो लिख देंगे, ठीक है। और तीनों को गुना कर देंगे तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम गुना करने के बाद
ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम हो गया। और तीसरी बात क्या सीखा है कि एचसीएफ और एलसीएम कुछ संबंध होता है, संख्या एलसीएम और एचसीएफ के बीच कुछ संबंध होता है। अगर दो संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, निकाल लिए, दो संख्या दिया हुआ है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यही फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर पहली संख्या निकालना हो तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या, और अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या होती है। और यहाँ तक आज के लिए कंप्लीट होती है। और तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि आप, तो आज के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट कल मिलते हैं हम लोग। तो ये ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि मेरा जो चैनल है Topper+01 उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और जो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।